कोरोना के बाद अब वडोदरा एक और बड़े संकट से जूझ रहा है। नाम है ब्लैक फंगस, जिसे गहलोत सरकार ने महामारी के तौर पर अधिसूचित किया है। राज्य में इसके 400 से ज्यादा मरीज हैं। इसका इलाज महंगा और दवाई की देश में भारी किल्लत है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी। वडोदरा में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। ब्लैक फंगस के केसेस पूरे देश में आ रहे हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में भी। कोरोना से जूझते राजस्थान पर अब दूसरी महामारी का साया मंडरा रहा है और इस बड़े खतरे को भांपते हुए गहलोत सरकार ने राजस्थान में इसे महामारी के रूप में अधिसूचित किया है। हालांकि अभी सीधे तौर पर ब्लैक फंगस कोरोना के साइड इफेक्ट के तौर पर ही सामने आ रहा है। वो म्यूकोमाइकोसिस बोलते हैं और खतरनाक तरीके से ये व्यक्ति को जो कोविड इन्फेक्टेड होता है उसको प्रभावित कर रहे हैं। मृत्यु का परसेंटेज भी 50% के करीब है, जो बहुत चिंताजनक बात है। आपको बता दें कि राजस्थान में ब्लैक फंगस के 400 से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। एसएमएस अस्पताल ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया है। तो जयपुर में ही ब्लैक फंगस से जूझ रहे मरीजों की संख्या 100 से ज्यादा है। जोधपुर, सीकर, पाली, बाड़मेर, बीकानेर और कोटा में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। बढ़ते मामले को देखते हुए हरियाणा के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जहां इसे महामारी घोषित की गई है। दरअसल ये तेज गति से फैलने वाली बीमारी है और इसका इलाज काफी महंगा है। चिंता की बात यह भी है कि इस बीमारी को नियंत्रित करने वाले इंजेक्शन की देश भर में भारी किल्लत है। अंदर जो एम्फोटेरेसिन इंजेक्शन की जरूरत होती है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी भारत सरकार ने इस औषधि को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को बंटवारा कर रही है। राजस्थान को उन्होंने 700 वाइल दिए हैं। अब 700 वाइल तो 10-12 मरीजों में ही काम आ जाएंगे। तो मैंने भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से चिट्ठी लिखी। हमने कहा कम से कम हमको 50,000 वाइल आप दीजिए। ये एक फंगल डिजीज है जो म्यूकोरमाइटिसिस नाम के फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को ही होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हों। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कई जगह ज्यादा स्टेरॉइड देने से या ज्यादा समय आईसीयू में मरीज रहता है, जो डायबिटिक होता है उसकी डायबिटीज और बढ़ जाती है, या जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। हालांकि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैल सकता, लेकिन इससे 54% तक मरीजों की मौत हो सकती है। राजस्थान सरकार ने इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और ग्लोबल टेंडर के जरिए इसके लिए जरूरी दवाई और इंजेक्शन की आपूर्ति की कोशिश हो रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 नेटवर्क, राजस्थान। राज्य में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के उपयोग के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस और राज्य सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय कोर ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कोर ग्रुप की बैठक के दौरान बताया कि सीएम के निर्देश के मुताबिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का उपयोग करने के लिए एसओपी को पालन करना जरूरी होगा। सीएम ने निर्देश दिए थे कि कॉन्सेंट्रेटर के इस्तेमाल के दौरान संभावित संक्रमण से बचने की जरूरत है। एसओपी के मुताबिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के फिल्टर बॉटल में डिस्टिल वाटर का ही उपयोग किया जाना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि निर्धारित मानकों के मुताबिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं होने से ब्लैक फंगस जैसे संभावित संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है।
और अब बात पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन की। नहीं रहे प्रदेश के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो चुका है। जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन हुआ है। प्रदेश में एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। सभी सरकारी कार्यालय में आज अवकाश रहने वाला है। काफी दिनों से बीमार चल रहे थे पहाड़िया। राजनीति के जाने पहचाने चेहरे थे पहाड़िया। भरतपुर के भुसावर में उनका पैतृक निवास है। तो आपको बता दें कि जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो चुका है और इसके चलते राज्य में एक दिन का जो अवकाश है वो यहां पर रहने वाला है। सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़िया के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन से दुखी हूं। अपने लंबे राजनीतिक और प्रशासनिक कैरियर में उन्होंने सामाजिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर जताया दुख। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। श्री पहाड़िया ने मुख्यमंत्री के रूप में, राज्यपाल के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में लंबे समय तक देश की सेवा की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दुख जताया। पूर्व राज्यपाल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के कोरोना से निधन का दुखद समाचार मिला। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और उनके परिजनों को यह आघात सहने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने ट्वीट कर दुख जताया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के राज्यपाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री जगन्नाथ पहाड़िया हमारे बीच नहीं रहे। देश और राजस्थान के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर परिवारजनों को आघात सहने का संबल प्रदान करें। वहीं सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर दुख जताया। पूर्व राज्यपाल व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के निधन का दुखद समाचार मिला। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में उच्च पदों पर रहकर प्रदेश एवं देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे व परिजनों को संबल प्रदान करे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी के निधन की दुखद सूचना मिली। ये सीपी जोशी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके निधन से भारतीय राजनीति को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान व परिजनों को संबल प्रदान करे। वहीं कोरोना संकट के बीच खाद के दाम को लेकर परेशान किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी राहत दी है। किसानों के हित में डीएपी खाद पर 140% तक सब्सिडी बढ़ा दी गई है, जिससे देश भर के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। डीएपी पर विपक्ष की नहीं गली दाल। केंद्र ने किसानों को किया मालामाल। डीएपी पर किसानों को 140% सब्सिडी। आफत के बीच किसानों को राहत। महामारी और मौत की आंख मिचौली के बीच अर्थव्यवस्था खड़ी है। पिछले साल जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, तब किसानों ने ही सहारा दिया था। अब केंद्र सरकार किसानों के साथ खड़ी है और महंगाई से जूझने के लिए बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। डीएपी पर सब्सिडी को 500 रुपए बोरी से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बोरी कर दिया गया है। डीएपी की बढ़ती कीमत को लेकर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए की जगह 1200 रुपए में ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को खाद किसानों के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्हें खाद कीमतों के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेंसिक एसिड, अमोनिया आदि की बढ़ती कीमतों के कारण खाद की कीमतों में वृद्धि हो रही है।
इस चर्चा के बीच पीएमओ के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद किसानों को पुरानी दरों पर ही खाद मिलनी चाहिए। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपको बता दें कि डीएपी खाद के एक बैग की कीमत बढ़कर अब 2400 रुपए हो चुकी है। इस बढ़ी कीमत को विपक्ष मुद्दा बना रहा था। सुनिए कांग्रेस की तरफ से डीएपी के मामले पर क्या कुछ कहा गया। भाजपा सरकार का डीएनए ही किसान विरोधी है। महामारी की आड़ में अब डीएपी सहित अन्य खाद की कीमत बढ़ाकर एक बार फिर किसान मजदूर की कमर तोड़ने का घिनौना काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यह मुद्दा उछाला जाता, क्योंकि ये किसानों के हित से जुड़ा है। अभी कृषि सुधार के 3 कानून बनने के बाद से ही विपक्ष हमलावर है, लेकिन ये मुद्दा बनता उससे पहले ही सरकार ने इसकी हवा निकाल दी। अब तक केंद्र सरकार हर साल रासायनिक खादों पर सब्सिडी के जरिए करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने के साथ ही खरीफ सीजन में भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरुधरा की एक बच्ची को है आपकी मदद की जरूरत। 7 महीने की ये बच्ची बगैर इलाज के कुछ दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन इस बीमारी का इलाज इतना महंगा है कि सामान्य परिवार क्या बड़े से बड़े अमीर इंसान के लिए भी इसका खर्च उठा पाना संभव नहीं है। ये बच्ची स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए चाहिए 16 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 16 करोड़ रुपए। और परिजन की उम्मीद टिकी है देश के पीएम और भामाशाहों पर। देखिए रिपोर्ट। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित मासूम। क्राउड फंडिंग के भरोसे मासूम की जिंदगी। पीएम मोदी से परिजनों ने लगाई गुहार। मासूम की जिंदगी बचा लो सरकार। अपनी मां की गोद में मुस्कुराती, पालने में झूलती, खेलती और खिलखिलाती इस मासूम का नाम है नूर फातिमा। शहर के चुनगरान मोहल्ले में रहने वाली ये 7 माह की बच्ची स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ये डिजीज काफी रेयर है, जिससे पीड़ित मरीज बगैर इलाज के ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन देश में इस बीमारी का इलाज तक नहीं है। इस बीमारी का इलाज अमेरिका में है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लेकिन गरीब माँ बाप के पास गुहार लगाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में स्वस्थ टाइप बीमारी है, इसके लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए। कोई इलाज नहीं है, वरना इसकी जान भी जा सकती है। प्लीज मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेरी बच्ची की ज्यादा से ज्यादा हेल्प कीजिए। स्थानीय डॉक्टरों ने नूर फातिमा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 बीमारी से पीड़ित बताया है, जिसका इलाज एक अमेरिकी इंजेक्शन से संभव है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। ये बीमारी जीन की खराबी के कारण होती है। यह अनुवांशिक यानी जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA शरीर में SMA1 जीन की कमी के कारण होती है। इससे छाती की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। ज़ोलगेंस्मा इंजेक्शन उसे नए जीन से रिप्लेस करता है। इंजेक्शन लेने के बाद शरीर में दोबारा ये बीमारी नहीं होती। इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। इंजेक्शन अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील और जापान में उपलब्ध है। परिजन नूर फातिमा को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करने में जुटे हैं और पीएम मोदी के साथ ही सामाजिक संगठनों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं डॉक्टर इस बीमारी को रेयर बताते हुए इसका इलाज संभव बता रहे हैं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाली प्रॉब्लम है, जिसका और इसका कोई इलाज है नहीं। इसका सिर्फ इलाज जो है वो एक
16 करोड़ रुपए का टीका जो यहाँ नहीं अमेरिका में है। और ये क्राउड फंडिंग के जरिए हम पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से भी हमने जैसे मिलाप ऑर्गेनाइजेशन से हमने भी संपर्क किया, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवाया और लोगों से संपर्क करके हमको कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पैसा क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा करके बच्ची के टीका लगवा सकें। ये इस तरह के इंजेक्शन हैं जिनको ये सूट करता है, पहले स्टडी करके जीन थेरेपी से जीन कोडिंग करके इनको जीन थेरेपी करके ये अगर सूट करता है तो उनको अगर लगाया जाए तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। जैसे ये जीन की बीमारी है जैसे और रेयर डिजीज है, ये कोई सामान्य कॉमन डिजीज नहीं है। देश में अभी तक इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, वहीं विदेशों में इतना महंगा है कि पीड़ित के परिजन इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में उनके पास सरकार और सामाजिक संगठनों से गुहार लगाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता। राम जगरवाल, न्यूज़ 18, बीकानेर। प्रदेश में कोविड संक्रमण की कड़ी को तोड़ने और संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने पंचायत से जिला स्तर तक कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और सहायक को बहाल करने की अनुमति प्रदान की है। प्रदेश में कोरोना महामारी पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए चिकित्सा विभाग ने कमर कस ली है। विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा ने 1000 कोविड हेल्थ कंसल्टेंट और सहायकों के चयन को मंजूरी दे दी है। कोविड हेल्थ कंसल्टेंट MBBS डिग्रीधारी होंगे। राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना होगा। कोविड स्वास्थ्य सहायक नर्स ग्रेड द्वितीय होंगे। सहायकों को RNC में पंजीकृत होना जरूरी होगा। कंसल्टेंट का मासिक मानदेय 39,300 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं सहायक को 7,900 रुपए का मासिक मानदेय मिलेगा। चिकित्सा विभाग के मुताबिक कंसल्टेंट और सहायकों के चयन में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में नियोजन कमेटी का गठन होगा।